Hello guys, this is our new YouTube channel Turtle Classes, and today we will be discussing about Economic Survey 2022, which was presented by our Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji. So soon after the President's address to the both houses of the Parliament, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इकोनॉमिक सर्वे को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया. इकोनॉमिक सर्वे इज बेसिकली ए एनुअल रिपोर्ट कार्ड ऑफ द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी को ओवर द 12 मंथ्स रिव्यू करता है. वो प्रॉब्लम्स देखता है क्या रही इकोनॉमी के अंदर, एंड अकॉर्डिंगली उसका सोल्यूशन एंड सजेशंस इकोनॉमिक सर्वे में दिए जाते हैं. सो इकोनॉमिक सर्वे एग्जामिन्स परफॉर्मेंस ऑफ ईच एंड एवरी सेक्टर एंड सजेस्ट फ्यूचर मूव्स. हर सेक्टर को एग्जामिन करेगा, उसमें प्रॉब्लम देखेगा और फ्यूचर मूव्स वहाँ से बताएगा. अब हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर कौन करता है. सो Economic survey is prepared by economic division under the Department of Economic Affairs under Finance Ministry. और ये सारी चीज़ें ओवरऑल गाइडेंस में होती हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के. इस साल चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हमारे नहीं थे. सो इकोनॉमिक सर्वे को प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र ने प्रिपेयर करा है, जिनका नाम है संजीव सान्याल. लेकिन इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करने से जस्ट एक दिन पहले वी अनंता नागेश्वरन जी को अपॉइंट करा गया एज CEA, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र. जनरली इकोनॉमिक सर्वे के अंदर 2 वॉल्यूम्स होती हैं. फर्स्ट वॉल्यूम हमें बताती है कि एक इकोनॉमी में फ्यूचर कोर्स क्या रहने वाला है, एंड सेकेंड वॉल्यूम हमें बताती है एक कंट्री के अंदर लास्ट ईयर में क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट रही है, उसने क्या मेजर चैलेंजेस को फेस किया है और क्या उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नीदर बाइंड्स द गवर्नमेंट टू प्रेजेंट इकोनॉमिक सर्वे, नीदर द गवर्नमेंट इज नॉट द गवर्नमेंट इज ऑब्लाइज्ड टू गो विद इट्स रिकमेंडेशंस. सो दैट मीन्स कि इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर ये कोई कंपलसरी नहीं है कि वो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो सजेशंस दिए गए हैं, जो रिकमेंडेशंस दिए गए हैं, उसको एक्सेप्ट करे. दिस मीन्स इट इज़ कम्प्लीटली इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट सजेशन मेड इन द इकोनॉमिक सर्वे. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इस साल जो इकोनॉमिक सर्वे है वो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र ने प्रिपेयर करा है इन द एब्सेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र. और इस साल सिर्फ एक ही वॉल्यूम प्रेजेंट किया गया है, जिसकी वजह से नॉर्मली जो 900 पेजेस होते हैं इकोनॉमिक सर्वे में, तो वो कट डाउन करके 413 पेजेस पे ही आ गया है. एडवांस एस्टिमेट्स ने हमें बताया है कि इस साल जो GDP एक्सपेंशन रहेगा वो 9.2% का रहेगा. दैट मीन्स इन द ईयर 2021 एंड 22. And in the year 2022-23 ये प्रोजेक्ट किया गया है कि GDP ग्रोथ रेट 8 to 8.5% का रहेगा. और ये हम तब अचीव कर पाएंगे अगर ऑयल प्राइसेस 70 to 75 डॉलर पर बैरल मेंटेन करता है. अगर वो उसको ऊपर नीचे उसमें होता है तो वैसे ही GDP ग्रोथ रेट भी वेरी करेगा. फिर अब हम GDP की बात कर ही रहे हैं तो आई वॉन्ट टू टेल यू, अभी हमारी GDP प्री पैंडमिक लेवल से ऊपर आ गई है. और प्री पैंडमिक लेवल से ऊपर आ गई, दैट मीन्स कि जो प्री पैंडमिक लेवल में हमारी GDP होती थी वो 145 लाख करोड़ होती थी, और अभी हमारी GDP 148 लाख करोड़ हो गई है. एंड दैट्स ए ग्रेट न्यूज़. जो सेक्टर पैंडमिक के टाइम पे लीस्ट इम्पेक्टेड रहा था वो था एग्रीकल्चर एंड अलाइज सेक्टर. 3.6% की हमने ग्रोथ देखी थी इन 2020-21. दैट मीन्स लास्ट ईयर में हमने 3.6% की ग्रोथ देखी थी, और इस साल हमें 3.9% की हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ देखी है. सर्विस सेक्टर हैज़ बीन द हार्डेस्ट इम्पेक्टेड सेक्टर. दैट मीन्स सर्विस सेक्टर वर्स्ट हिट रहा था. तो अगर हम देखें तो जो सर्विस सेक्टर में लास्ट ईयर आपका रहा था GDP वो 8.4% से कॉन्ट्रैक्ट करा था, और इस साल हमने एक्सपेक्ट करा है कि GDP 8.2% से ग्रो करेगा. एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज भी राइज हुआ है बाय 9.8% टू 71.61 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2022. टोटल कंजप्शन हमारी कंट्री के अंदर वो भी 7% से इंक्रीज हुआ है, बट इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है वो गवर्नमेंट का ही रहा है. गवर्नमेंट ने ज़्यादा स्पेंड करा है. दैट मीन्स अभी भी लोग ज़्यादा स्पेंड नहीं कर रहे हैं. इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि जो हमने फिजिकल डेफिसिट का टारगेट रखा था वी विल बी एबल टू अचीव दैट टारगेट डिस्पाइट ऑफ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द कोविड वेव, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिबाउंड इन द इकोनॉमी. एंड दिस स्ट्रॉन्ग रिबाउंड वी कैन सी इन द एक्सपोर्ट्स विच हैज़ इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली.
and the exports grow by 16.5% in 2021-22 and this has also surpassed the pre-pandemic levels. ऐसे ही imports भी grow करे हैं 29.4% से in the year 2021 and 22. अगर हम BOP की बात करें तो लास्ट 2 ईयर्स से BOP कंटिन्यूसली सरप्लस रहा है। BOP क्या होता है? बेसिकली BOP में दो चीज़ें होती हैं, करंट एंड कैपिटल। करंट में आपके गुड्स आ गए एंड सर्विसेज आ गई, कैपिटल में आपके FPI एंड ऑल ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो करंट में अगर देखें तो गुड्स एंड सर्विसेज होगी, जिसमें से गुड्स हमेशा डेफिसिट में रहता है हमारा कंट्री का, और सर्विसेज होती हैं सरप्लस में रहता है। ऐसे ही हमारा जो कैपिटल होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, वो भी सरप्लस में रहता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो लास्ट 2 ईयर से BOP हमारा सरप्लस में रहा है, जिसकी वजह से दिस अलाउड RBI टू कीप अक्यूमुलेटिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड नाउ हमारे पास कितना है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, $634 बिलियन एंड दैट इज ह्यूज अमाउंट। इट इज इवन हायर देन द कंट्रीज एक्सटर्नल डेट। अगर अब भी किसी कंट्री में जैसे US में, UK में कोई पॉलिसी चेंज भी होता है तो उसकी वजह से इंडिया पे वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा, बिकॉज वी हैव ए ह्यूज फॉरेक्स रिजर्व विच कैन बैलेंस दैट। और अभी रिसेंटली हमने न्यूज़ में भी देखा था कि जैसे US टेपरिंग एंड ऑल जो बात हो रही थी लिक्विड टेपरिंग की, अगर वो भी होता है तो उसकी वजह से इतना इम्पैक्ट इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि भी WPI और CPI के बारे में भी इसमें बात कर लेते हैं। CPI हमारा वेल विद इन द लिमिट्स ही रहा है, लेकिन WPI ने डबल डिजिट की ग्रोथ दिखाई है। WPI हैज शोन ए इंक्रीजिंग ट्रेंड इन कॉन्ट्रास्ट टू CPI, जिसकी वजह से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि मे बी इन द कमिंग टाइम CPI विल ऑल्सो ग्रो। अभी हम एक टर्म को डिस्कस करते हैं, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। When the general price rises in a country because of the rise in price of the imported commodities, that means जब भी जो import commodities होती हैं उसकी वजह से एक कंट्री के अंदर जनरल प्राइस राइज हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो उसे हम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे ने इंडिया को वार्न किया है कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की वजह से इंडिया इम्पैक्ट हो सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट हैपेंड इन मॉनेटरी मैनेजमेंट। GNPA एंड NNPA। GNPA क्या होता है? ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, NNPA नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और इन दोनों के अंदर ही हमने 2018 और 19 से कंटिन्यूस डिक्लाइन देखने को मिला है, एंड दैट इज़ रियली गुड फॉर द बैंकिंग सेक्टर। लिक्विडिटी है अभी भी सिस्टम के अंदर वो सरप्लस बनी हुई है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि लाइक फ्रॉम इन द कोविड टाइम्स RBI ने रेपो रेट एंड ऑल कम कर दिए थे, जिससे लिक्विडिटी हमारे मार्केट के अंदर काफ़ी आ गई थी, जिससे दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सो दैट वी कैन रिवाइव द इकोनॉमी। एंड क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो इंक्रीज्ड एंड दिस इज ए गुड बूस्ट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द हॉट टॉपिक शेयर मार्केट। लास्ट ईयर हमने देखा कि शेयर मार्केट में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली। In the April-November 2021, 89,000 crore were raised by 75 IPOs. लास्ट ईयर 75 IPOs आए थे, जिसकी वजह से हमने 89,000 करोड़ रुपीज़ रेज किए थे। अगर हम इसको कंपेयर करें 2020 से, जब 29 IPOs आए थे, उससे हमने 14,733 करोड़ रुपीज़ रेज किए थे। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जैसे हम और आप लोग हैं, तो उन्होंने 44.7% का NSE टर्नओवर में इंक्रीज देखा है। और अगर डीमेट अकाउंट्स की बात करें तो 221 लाख इंडिविजुअल डीमेट अकाउंट्स अप्रैल से नवंबर के बीच में ओपन किए गए थे। UPI टेक्स सेंटर स्टेज विद द कंट्री सीइंग 4.6 बिलियन ट्रांजेक्शंस वर्थ 8.26 लाख करोड़ इन दिसंबर 2021 अलोन। दिस मीन्स कि 2021 में, दिसंबर 2021 में 4.6 बिलियन ट्रांजेक्शन्स हुई और जिसकी अमाउंट थी 8.26 लाख करोड़। नाउ लेट डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर क्या सजेशंस दिए गए हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो हमें इकोनॉमिक सर्वे में ये बोला गया है कि वी शुड शिफ्ट आवर फोकस टुवर्ड द अलाइड एक्टिविटीज़ लाइक एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, फिशरीज एंड हॉर्टिकल्चर एंड ऑल। और टेक्नोलॉजी का हमें अभी यूज़ बढ़ाना है सो दैट वी कैन हैव मोर यील्ड एंड मोर प्रोडक्टिविटी। और अभी जब दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेम काइंड ऑफ क्रॉप कैन डैमेज सोइल। अभी हमें ऐसी क्रॉप्स को भी ग्रो करना चाहिए जिनकी मार्केट में हाई वैल्यू हो, एंड दैट इज़ लेस वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स। R&D के अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स की बहुत ज़रूरत है ताकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। अल्टरनेट फर्टिलाइजर्स जैसे क्या, नैनो यूरिया, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। एज वी नो कि ऑर्गेनिक आजकल मार्केट में ऑर्गेनिक आइटम्स बहुत सारे आने लग गए हैं। And the focus on the technologies like drone, AI, and these technologies can give a really good boost to the agriculture sector, and we have a great productivity. इंडिया के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसा रहा?
So we have a good news here. India has the third largest startup ecosystem in the world after US and China. And in India, Delhi ने सबसे ज़्यादा startups देखे 5,000 and against the 4,500 startups in Bengaluru, the Silicon City. इंडिया के अंदर नए 44 यूनिकॉर्न्स भी है। यूनिकॉर्न क्या होते हैं? जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा होती है, उसे हम यूनिकॉर्न्स बोलते हैं। एंड यूनिकॉर्न्स के नंबर में भी हम थर्ड नंबर पे है। यूएस ने 487 नए यूनिकॉर्न्स को ऐड करा, चाइना ने 301 यूनिकॉर्न्स को ऐड करा। इन दिस कोविड टाइम्स, हाउसिंग सेक्टर में, हाउसिंग के अंदर हमने रेट्स जो उनकी डिमांड्स थी वो तो कम देखी, लेकिन जो हाउसिंग रेट्स थे वो इन सम सिटीज़ डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज ही हुए। एंड दिस इज़ what we have seen in the last 1 year. अब हम देखते हैं कि क्लाइमेट सेक्टर में, दैट मीन्स क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर क्या चीज़ आई है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। क्लाइमेट फाइनेंस विल रिमेन क्रिटिकल टू द सक्सेसफुल क्लाइमेट एक्शन फॉर इंडिया टू अचीव इट्स नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट बाय 2070 एज अनाउंस बाय आवर प्राइम मिनिस्टर इन ग्लासगो। इसका मतलब ये है कि क्लाइमेट फाइनेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें नेट जीरो कार्बन एमिशन 2070 तक अचीव करना है, ऐसा हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ग्लासगो के अंदर बोला था। इंडिया का एक और गोल है, दैट इज़ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन अंडर पेरिस एग्रीमेंट टू रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी बाय 33 to 35% बाय 2030 कंपेयर टू 2005 लेवल्स। अब हम देखते हैं कि वैक्सीनेशन के अंदर हमारी कंट्री के अंदर क्या रहा। इतना हमें, एज वी हैव सीन कि लास्ट 1 year में वी हैव सीन ए ग्रेट ग्रोथ इन द वैक्सीनेशन कवरेज। सो वैक्सीनेशन अभी सिर्फ एक हेल्थ रिस्पॉन्स की तरह नहीं लिया जा रहा है, इट इज़ क्रिटिकल फॉर द ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी, पर्टिकुलरली ऐसी सर्विसेज में जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव है। सो इसलिए अब हम इसको सिर्फ एक हेल्थ रिस्पॉन्स की तरह ना देखते रहे, इसको मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर की तरह भी ट्रीट करेंगे। इंडिया के अंदर जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनमें से 95% गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्टर करे जाते हैं एंड 4 to 5% प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा एडमिनिस्टर करे जाते हैं। And with this we have come to the end of the video. Thank you very much.